अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थ्रोट, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेरिंग्स की डिजीज़, जिसमें जो पास्ट पेपर्स में सबसे यूक्यूज़ इंपॉर्टेंट आए हुए हैं वो एडिनॉइड्स के चैप्टर से आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 48 ऑफ योर बुक टेंग्रा, एडिनॉइड्स एंड अदर इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेज़ोफेरिंग्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी एडिनॉइड्स होते हैं उनकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, लोकेशन की अगर बात करें, दिस इज़ योर नेज़ल कैविटी जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ अ नेज़ल कैविटी और ये माउथ का रीजन है। ठीक है, और ये नेज़ल कैविटी जो है यहाँ पे आती है और फेरिंग्स के साथ जॉइन होती है। तो अगर हम एडिनॉइड्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी नेज़ोफेरिंग्स में है, मींस के जहाँ से दिस इज़ योर फेरिंग्स, ठीक है, जो आगे कंटिन्यू हो रहा है, और नेज़ोफेरिंग्स, ठीक है, नेज़ोफेरिंग्स में आपको एडिनॉइड नज़र आ रहा है। ठीक है, फर्दर अगर आप देखें एडिनॉइड को तो आपको इसकी लोकेशन क्या आ रही है नज़र, ये जो हमारे पास लोकेशन है इसकी क्या है, दिस इज़ द रूफ, ठीक है, रूफ ऑफ द नेज़ल कैविटी, एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेज़ोफेरिंग्स। ठीक है, तो ये जो नेज़ोफेरिंग्स होगा इसके रूफ और पोस्टीरियर वॉल के जंक्शन के ऊपर आपको जो एडिनॉइड नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ द रूफ एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेज़ोफेरिंग्स। तो उसके जंक्शन पे आपको जो एडिनॉइड नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ एडिनॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्यू। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एडिनॉइड इज़ एक्चुअली द नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल विच इज़ एक्चुअली present at the junction of the roof and the posterior wall of the nasopharynx। ठीक है, अब ये जो एडिनॉइड्स होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आपके पास पेपर्स में आएगी है कि व्हाट आर एडिनॉइड्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि ये मास होता है ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू का मास है जिसके अंदर कोई कैप्सूल नहीं है। ठीक है, विद नो कैप्सूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ अ मास ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू विद नो कैप्सूल सिचुएटेड बिहाइंड द नेज़ोफेरिंक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी। अब लिम्फॉइड टिश्यू से आपको क्या पता चलता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एलर्जन आया यहाँ पर, तो लिम्फॉइड टिश्यू अल्लाह ताला ने यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर कोई लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर क्या होंगे, हमारे जो हैं वो फाइटिंग सेल्स होंगे, और जो भी हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस होंगे उनके लिए लिम्फॉइड टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो उसके अगेंस्ट फाइट ऑफ करेंगे। ठीक है, यही इसका फ़ायदा होता है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल लिम्फॉइड टिश्यू जो होता है वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है तो उसका साइज़ इनलार्ज कर सकता है। सो यही हमने पढ़ना है कि साइज़ जो इनलार्ज हो जाएगा, एडिनॉइड हाइपरट्रोफी हो जाएगी, उसको हमने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो एडिनॉइड की हिस्टोलॉजी होती है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसकी जो है वो 3 एक्चुअली हमारे पास होती हैं एपिथेलियम की टाइप्स। ठीक है, एक हमारे पास होती है सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। ठीक है, जब सो बिल्कुल ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है ना इसका, ये जो नेज़ोफेरिंक्स के साथ अटैच होता है, इसमें सीलिएटेड होता है। ठीक है, जो नेज़ल कैविटी की लाइनिंग होती है वही इसमें होती है, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। ठीक है, जब ये मिड में आता है तो वहाँ पे ना थोड़ी सी ट्रांजिशन हो जाती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो जाती है। ठीक है, और जो नीचे वाला रीजन होता है ना जो फेरिंक्स की तरफ जा रहा होता है, वहाँ पे क्या आता है कि वहाँ पे ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, तो पहले क्या आती सूडो स्ट्रेटिफाइड हमारे पास कोलमनर थी, उसके बाद ट्रांजिशनल हुई और फिर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेम हो गई। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि जो एडिनॉइड्स होते हैं ना ये हमारे पास कब मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो आपकी बुक में ग्राफ भी बना हुआ है कि ये हमारी बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बर्थ पे आते हैं, ये बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि 6 ईयर्स तक ये इनलार्ज करते हैं। ठीक है, 6 साल का जब बच्चा होता है तब तक ये इनलार्ज करते हैं। ठीक है, फाइट ऑफ करने के लिए इन्फेक्शंस को इनलार्ज करते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि जब प्यूबर्टी आती है ना तो ये इनकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब 6 ईयर्स का जो बच्चा है वो प्यूबर्टी की एज में आ गया तो फिर ये जो इनकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है दोबारा से। ठीक है, पीछे वाली स्टेज में जाना शुरू हो जाते हैं, और 20 ईयर्स तक जो है इनकी कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, 20 ईयर्स में कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। सो लाइक वी, ठीक है, हम तो मतलब होंगे 20 ईयर्स से अबव के। तो अब क्या है कि हमारे अंदर जो ये कम्प्लीटली रिग्रेस कर जाते हैं। इस वजह से जो बच्चों के अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो है ना एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी होती है। ठीक है, हमारे अंदर नहीं होती बिकॉज वैसे ही वो रिग्रेस कर चुका होता है। और जो है ज़्यादातर जो बच्चे आएंगे आपके पास वो 4 ईयर्स से मतलब वो प्यूबर्टी तक के, प्यूबर्टी से पहले वाले एज में आए होंगे बच्चे, और इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे होंगे। तो सिनेरियो में जो आपके पास मोस्टली जो आते हैं कि एज में जो बच्चे आते हैं वो मोस्टली 4-5 मतलब 6 ईयर्स से पहले आ रहे होते हैं, क्योंकि ये 6 ईयर्स तक इनलार्ज करता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी तक जो है ये इनकी जो है ट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है, 20 ईयर्स तक ये रिग्रेस कर जाते हैं वापस। ठीक हो गया। अब इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, तो ब्लड सप्लाई जो है इसकी 3 तरह, आपने 3 चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी।
ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, और फेशियल आर्टरी। ये 3 मेजर आर्टरीज होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड, मैक्सिलरी और फेशियल आर्टरीज, ठीक है। अब जो होती है ना हमारे पास फेशियल आर्टरी, उसकी होती है असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच, ठीक है, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच। ऐसे याद रख लेंगे ये आपका पैलेट है, तो यहाँ से असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच इसको आएगी, ठीक है, फेशियल आर्टरी की। उसके बाद जो एक्सटर्नल कैरोटिड होती है उसकी भी असेंडिंग फ्रेंजियल ब्रांच होती है, ठीक है। एक असेंडिंग पैलेटाइन हो गई, एक असेंडिंग जो है वो ये हो गई, ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास असेंडिंग पैलेटाइन हो गई, एक असेंडिंग फ्रेंजियल हो गई। असेंडिंग पैलेटाइन किसकी है? फेशियल आर्टरी की। असेंडिंग फ्रेंजियल किसकी है? हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड की, ठीक है। उसके बाद होती है हमारे पास जो है मैक्सिलरी आर्टरी, उसकी जो है उसकी भी फ्रेंजियल ब्रांच होती है, ठीक है। मैक्सिलरी आर्टरी की भी जो है वो फ्रेंजियल ब्रांच होती है। तो ऐसे याद रखना है कि एक असेंडिंग पैलेटाइन, एक असेंडिंग फ्रेंजियल, और मैक्सिलरी की जो है वो फेरेंजियल ब्रांच आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक होता है, ठीक है, उसकी जो है इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है ना, उसने असेंडिंग सर्वाइकल ब्रांच देनी है। मतलब ये आपका पीछे सर्वाइकल आपके सारे वर्टिब्रा हैं, इससे आप याद रख लें कि यहाँ से एक असेंडिंग सर्वाइकल आएगी, ठीक है। तो असेंडिंग पैलेटाइन, असेंडिंग फ्रेंजियल, असेंडिंग, सारी असेंडिंग है, ठीक है, और असेंडिंग सर्वाइकल। असेंडिंग सर्वाइकल किसकी है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी ऑफ द थायरो सर्वाइकल ट्रंक। फिर इसके लिम्फेटिक, आई होप इसे आपको सही ब्लड सप्लाई याद होगी बिकॉज ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है और यूकेज में या वाइवा में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेटिक्स जो होंगे वो हमारे पास अपर जूगुलर जो है नोड्स में जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ योर फेरिंग्स, ठीक है। अब इसके रेट्रोफेरेंजियल, ठीक है, रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स होंगे ना जो फेरिंग्स के पीछे होंगे, और जो फेरिंग्स के साइड्स पे होंगे पैराफेरेंजियल नोड्स, ठीक है। पैराफ्रेंजियल नोड्स और रेट्रोफ्रेंजियल नोड्स के थ्रू जो है ये ड्रेन होता है अपर जूगुलर नोड्स में, ठीक है। ये नेक के रीजन में जूगुलर होता है, तो रेट्रोफ्रेंजियल और पैराफ्रेंजियल के सारे जो हैं वो अपर जूगुलर नोड्स में चले जाते हैं। ये मतलब ये पिक्चर से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रहे कि कहाँ कहाँ से हम देख रहे हैं। तो रेट्रोफ्रेंजियल, पैराफ्रेंजियल, वहाँ से जाएंगे जूगुलर, जो गर्दन के अंदर हमारे लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई इसकी बहुत ही ईजी है कि इसको जो हमारी 9th एंड 10th नर्व्स होती हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व्स, वो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो अब ये जो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस पेशेंट को एडिनोइडाइटिस होगा ना, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द एडिनोइड होगी, साथ में उसके कान में भी पेन हो रही होगी। क्यों क्यों कान में पेन हो रही होगी? क्योंकि कान की भी यही नर्व सप्लाई होती है, तो रेफर्ड पेन होगी। किसी का एडिनोइडाइटिस हुआ हुआ है तो उसको रेफर्ड पेन होगी कहाँ पे? कान के अंदर, ठीक है। रेफर्ड पेन टू द ईयर ड्यू टू द एडिनोइडाइटिस इज ऑल्सो मेडिएटेड थ्रू दीज ग्लॉसोफेरेंजियल एंड द वेगस नर्व्स। तो ये आपके पास जो आपकी बुक में लिखा हुआ है डिंगरा पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हमने सारी डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि उसकी लोकेशन क्या होती है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है, कब ये जो है ग्रो करना शुरू करता है, कब ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है और लिम्फेटिक्स और नर्व सप्लाई देखा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना एक बात होती है कि जितने भी हमारे बाकी टॉन्सिल्स होते हैं ना, उनके अंदर आपको पता है क्रिप्स होते हैं। टॉन्सिल जो फ्रेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं उनके अंदर क्रिप्स होती हैं, इनके अंदर वो क्रिप्स नहीं पाई, ठीक है। और इनका कोई कैप्सूल भी नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका कोई कैप्सूल भी नहीं होता, इनकी कोई क्रिप्स भी नहीं होती, ठीक है। जैसे पैलेटाइन टॉन्सिल्स की होती हैं वैसे इनकी नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द एडिनॉइड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉज ऑफ द एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया। So this is actually what happens in the adenoid hyperplasia कि इनलार्ज एडिनॉइड हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? हमारी एयर पैसेज को भी ब्लॉक कर देगा और हमारी यूस्टेशन ट्यूब को भी ब्लॉक कर देगा। अगर आपने यहाँ पे गौर किया हो तो ये आपकी यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग होती है ना, जो आपके मिडल एयर में जाके खुल रही होती है यूस्टेशन ट्यूब, ठीक है। अब जब ये इनलार्ज करेगा तो डिफरेंस चेक करें ज़रा, इसने कैसे इनलार्ज होकर हमारी यूस्टेशन ट्यूब का जो ओपनिंग थी उसको बंद कर दिया है, ठीक है। और दूसरा, इसने हमारी जो नेज़ल कैविटी के अंदर जो जा रहा है फेरिंग्स के अंदर, उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो ये दो काम करेगी हमारे पास कि ये यूस्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कर देगी और एयर पैसेज को ब्लॉक कर देगी। अब इसका कॉज क्या होता है कि ये क्यों इनलार्ज कर जाते हैं? तो इसके जो कॉज होता है वो ये होता है, मैंने आपको बताया ना कि बर्थ से लेके 6 ईयर्स तक ये इनलार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। बर्थ से 6 ईयर्स तक इनलार्ज कर रहे होते हैं और बाद में इनकी ट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी टिल द 20 ईयर्स, ठीक है। अब जो है अब होता क्या है कि कुछ हमारे पास बच्चे होते हैं उनको जो है जनरलाइज्ड लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया होता है, कि मतलब उनके बॉडी में और भी तो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, तो इन बच्चों के जो जनरलाइज्ड हमारे पास लिम्फ नोड्स स्वेल हुए होते हैं ना, उसके साथ साथ एडिनॉइड भी एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है ना, तो ये भी इनलार्ज कर जाता है। ऐसे भी हो सकता है,
ठीक है। और दूसरा ये होता है कि अगर उन बच्चों को जो है वो राइनाइटिस है, मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज़ चल रही है, या उनको साइनोसाइटिस है, मतलब जो इसके साथ साइनसिस कनेक्टेड है, ठीक है, उनकी इन्फ्लेमेशन चल रही है, स्फिनॉइड, एथेमॉइड या मैक्सिलरी फ्रंटल साइनसिस, उनकी इन्फ्लेमेशन चल रही है, साइनोसाइटिस है, तो उसकी वजह से हो जाएगा। या जिनको जो है ना क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, आपको पता है ना यहाँ पे आपके टॉन्सिल्स भी होते हैं, ठीक है, टॉन्सिल्स भी होते हैं, तो उनकी अगर टॉन्सिलाइटिस है, मतलब टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हुई भी है, तो साथ में वो भी मतलब एडिनॉइड्स भी जो हैं वो उनकी भी हाइपरप्लेजिया वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। और इसके साथ साथ क्या है कि कुछ लोगों को जिनको एलर्जी होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी होती है, ठीक है, एलर्जी होती है, उनको भी हो जाता है। तो राइनाइटिस, ठीक है, साइनोसाइटिस, ठीक है। और ये कौन सा होता है, ये नहीं है कि एक दफ़ा साइनोसाइटिस हुआ तो एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया, रिकरेंट अटैक्स आते हैं, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस अगर बहुत जो है वो देर से चल रहा है, ठीक है, या हमारे पास जो है एलर्जी हुई हुई है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ठीक है, तो ये 4 कॉजेज़ मेन होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाता है। दिस इज़ एक्चुअली द टॉन्सिल, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है टॉन्सिल एसोसिएट द एडिनॉइड। अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ होगा क्रॉनिक, तो उसकी वजह से एडिनॉइड जो है उसका भी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके क्या मतलब सिम्टम्स आएंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। अब आपने अब खुद सोचें कि कौन कौन से जो है क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। 2 तरह के आएंगे ना, एक एयरवे पैसेज ब्लॉक हुआ है उसकी वजह से आएंगे, मतलब कि नेज़ल सिम्टम्स आ रहे होंगे, ठीक है, नेज़ल सिम्टम्स आ रहे होंगे, एयरवे पैसेज ब्लॉक होने की वजह से नेज़ल सिम्टम्स आ रहे होंगे, ठीक है। और जो यूस्टेशन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजह से ऑरल सिम्टम्स आ रहे होंगे, मीन्स के रिलेटेड टू ईयर जो हैं वो आ रहे होंगे साइंस, ठीक है। और इसके अलावा जनरल सिम्टम्स आ रहे होंगे जो ओवरऑल जो है उसको आ रहे होंगे, ठीक है। तो मेजरली हमारे पास जो है नेज़ल सिम्टम्स क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि एयर पैसेज जो है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है, अब इधर से हवा अंदर नहीं जा सकती, सांस नहीं वो बंदा ले सकता, तो क्या होता है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि ऐसे लोग जो है, मतलब ऐसे बच्चे जो है ना, इनकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, हवा नाक के ज़रिए नहीं अंदर जा रही होती, तो वो मुंह से सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। अब उनका सांस लेने का मेथड ही ये है कि उन्होंने मुंह से सांस लेनी है, ठीक है। तो ऐसी मदर्स जो है ना, जब इनको बेबी फीड करवाने लगती हैं या वो मिल्क जो है दूध वगैरह पिलाने लगती हैं, तो वो बच्चे क्योंकि उन्होंने मुंह से ही सांस लेना होता है, तो वो नहीं पीते ना, वो दूध नहीं पीते फिर, ठीक है, फीडिंग भी नहीं करते, सक्लिंग भी नहीं करते, माउथ ब्रीदिंग हो रही होती है इस वजह से। तो फिर ये होता है कि इन बच्चों की अच्छी ग्रोथ भी नहीं तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद जो है क्या होगा, दूसरा सिम्टम के उनका जो है नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा होगा। क्यों, अब एक आपको पता है ना कि हमारे पास जो एक्सेसिव नेज़ल सिक्रीशंस होती हैं वो हमारे फेरिंग्स के थ्रू हमारे स्टमक में जा रही होती हैं, ठीक है, और ड्रेनेज पाथवे होता है। अब ये ड्रेनेज पाथवे ब्लॉक हो जाएगा तो सारी सिक्रीशंस बाहर नाक के ज़रिए आ रही होंगी, तो इन बच्चों की नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा होगा, जिसकी वजह से वेट बबली नोज़, ठीक है, वैसे नोज़ जो है ना वो हर वक्त वेट रहेगी क्योंकि सिक्रीशन से भरी हुई है। इसके साथ साथ हमारे पास एसोसिएटेड जो है वो नेज़ल साइनसिस भी है, ठीक है, वो तो आपको पता है कि एसोसिएटेड नेज़ल साइनसिस होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, साइनोसाइटिस। एक तो ये है कि उन साइनोसाइटिस की वजह से एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया हो रहा है, एक ये है कि इसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि एपिस्टेक्सिस हो सकती है, ठीक है, कि ये जो हमारे पास अगर इन्फ्लेम होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है वो ब्लीडिंग भी हो सकती है नोज़ के थ्रू। ऐसे बच्चे मोस्टली क्या कर रहे होते हैं कि नाक से उनको सिक्रीशंस आ रही होती है, वो कॉन्स्टेंटली नाक के अंदर मतलब उंगली वगैरह डाल रहे होंगे, तो उससे वो ट्रॉमा कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एपिस्टेक्सिस ट्रॉमा। तो एपिस्टेक्सिस हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है, वॉइस चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपका भी कभी नज़ला ज़ुकाम आपको हुआ हो, फ्लू हुआ हो, तो आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, बिकॉज़ वो नेज़ल जो हमारे पास एक मतलब वॉइस प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं ना हमने नाक के ज़रिए बोलने होते हैं, तो फिर वो वर्ड्स की जो है चेंज हो जाती है वॉइस। तो ये हमारे पास सारे सिम्टम्स आते हैं, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा होगा, साइनोसाइटिस होगा, एपिस्टेक्सिस होगी और वॉइस चेंज हो रही होगी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि जो ओरल सिम्टम्स क्या होंगे। अब यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो उसकी वजह से ओरल सिम्टम्स आ रहे होंगे, ठीक है। अब यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है ना, तो उसने एक्चुअली ड्रेनेज करनी होती है ना, हमारे मिडल ईयर में कोई भी जो है फ्लूइड इकट्ठा होता है तो वो यूस्टेशन ट्यूब के लिए जो है वो इधर आता है, ठीक है, और वो ड्रेन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब यूस्टेशन ट्यूब ही ब्लॉक हो गई है तो उसकी वजह से जो है कान जो होगा ना हमारा मिडल ईयर, उसमें वो सिक्रीशंस जमा होती जाएंगी, ठीक है। तो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे कान के अंदर जो है वो ओटाइटिस मीडिया, मतलब कि जो मिडल ईयर होगा उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया।
अब ये हमारे पास मोस्टली ग्लू ईयर होता है बच्चों के अंदर, ठीक है, और इसके रिकरेंट अटैक्स आएंगे और जो है ग्लू ईयर हो जाएगा। यही ऑरल सिम्टम्स होते हैं। जनरलाइज सिम्टम्स क्या होंगे? जनरलाइज सिम्टम्स जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।